तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी, आशा है कि आप सभी मस्त हैं, खुश हैं। तो आज हम लोग फिर से अपने YouTube चैनल पर आ गए हैं। और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 12, यानी कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण। और पौधे और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार करेंगे, और फिर देखेंगे जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, इन सारी बातों को देखेंगे। जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जैव विविधता। आखिर में जैव विविधता है क्या, सबसे पहले जानना अनिवार्य है। ये जैव विविधता आखिर में है क्या, यानी कि जैव विविधता कहते किसे हैं, या मतलब कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता यानी कि पर्यावरण के साथ आपसी संबंध। हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ आपसी संबंध, यानी कि किसी भी पौधे या जंतुओं का, किसी भी प्रकार के पौधे या जंतुओं के कोई भी प्रजातियों का आपसी संबंध, किसके साथ आपसी संबंध, किसके साथ, पर्यावरण के साथ आपसी संबंध को ही हम जैव विविधता कहते हैं। किसके साथ, तो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ आपसी संबंध को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अब बात आती है कि अभ्यारण्य क्या है, यानी कि जीव जंतु का सुरक्षित क्षेत्र। धीरे धीरे दिन ब दिन क्या कहता है, क्या होते जा रही है, धीरे धीरे कुछ जानवरों की आबादी घटती जा रही है, पक्षियों की आबादी घटती जा रही है, लोग उन्हें मार रहे हैं, खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण, बाघ की आबादी, इन सारी चीज़ों के कारण सरकार ने अभ्यारण्य का निर्माण किया, राष्ट्रीय पार्क बनवाया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए। तो ये सारी चीज़ों में अभ्यारण्य क्या, यानी कि जीव जंतुओं का आरक्षित क्षेत्र, यानी किसी भी प्रकार के जीव जंतु, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो, उसके लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वे सुरक्षित रूप से रहते हैं, उसी को हम अभ्यारण्य कहते हैं। यानी कि जीव जंतु का सुरक्षित है, इसको लिखने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आता है राष्ट्रीय पार्क, यानी कि वह सुरक्षित क्षेत्र, क्या कहता है, वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु स्वतंत्र आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। अभ्यारण्य तो हो गया सुरक्षित क्षेत्र, लेकिन जहाँ पर इसमें बांध कर रखा जाता है किनको, जीव जंतुओं को। लेकिन यह जो राष्ट्रीय पार्क है, यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें कि वे सुरक्षित रूप से अपने आवास में रहते हैं, और वे प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग वे स्वतंत्र रूप से करते हैं। कौन, जीव जंतु। उसके बाद आता है हमारा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल का तात्पर्य क्या है, यानी कि हमारा पृथ्वी, जहाँ पर ये है आपका, देखिए जीव मंडल क्या है, इसका तात्पर्य। चलिए, जहाँ पर वायु हो, आकाश हो, जहाँ पर नदियों में पानी हो, ठीक है, ये आपका नदी बना लिया, नदी हो, आकाश यानी कि वायु हो, नदी हो यानी कि पानी हो, और फिर ये आपका भूमि हो, क्या हो, ये आपका भूमि हो, जहाँ पर जहाँ पर जीवन संभव है, उसी को हम जीव मंडल बोले तो जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो वही आता है कि पारंपरिक जीवन यापन, जहाँ पर वे पारंपरिक जंगल, जिस एक प्रकार का जंगल, उसको कहते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यानी कि पारंपरिक जीवन यापन जहाँ पर होता है। पारंपरिक जीवन यापन का तात्पर्य क्या हुआ, पुराने लंबे समय, पिछले समय में चले जाइए, वहाँ पर पारंपरिक जीवन यापन कैसे। तो देखिए, हम आते हैं पहले किस पर, आदिवासी पे। तो आदिवासी जिस प्रकार जीव जंतु के साथ रहते थे, वे उनको तीर धनुष से मारते थे, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, ग्रहण करने के बाद वे उनका उपयोग करते थे, या फिर और फिर धीरे धीरे उनकी प्रजाति बढ़ती थी, घटती थी। इस प्रकार के क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कि मनुष्य जा सकता है, जहाँ पर वे अपने नियमित सेवन के लिए वहाँ पर उसको क्या कहता है, शिकार कर सकता है, वही आपका जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 2010 में घोषित किया गया है। कब, तो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। इस वर्ष को क्या कहें हम, 2010 को जो है जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद कर लें। अब बात आती है विलुप्त पौधे। आखिर में विलुप्त पौधे हैं क्या, यानी कि जो पौधे विलुप्त हो गए, जैसे में कुछ
शैवाल, या फिर छोटे छोटे पौधे जैसे आपके हो गए एल्गी, शैवाल, या फिर अन्य पौधे जो कि विलुप्त हो गए हैं, आपके किताब में दिया गया उसको देख लें, जो कि विलुप्त हो गए हैं, यानी कि जिसका संबंध अब धरती पर नहीं रहा, वे हो जाते हैं विलुप्त पौधे। ठीक है, अब बात आती है विलुप्त जंतु। आखिर में विलुप्त जंतु है क्या? जैसे मॉरिशस का डोडो, या फिर आप बोल सकते हैं डायनासोर। यहाँ पर लिख देते हैं, एक हो जाता है आपको डोडो, एक होता है डायनासोर, जिसका कि जीवन अब खत्म हो गया, यानी कि उसकी प्रजाति ही नष्ट हो गई है, वह हो गया विलुप्त जंतु। अब आती है विलुप्त प्राय जंतु, यानी कि जो जंतु अभी है उनका जीवन अब धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। अब धीरे धीरे उनका उपयोग लोग भोजन के रूप में करने लगे, तो उनका आबादी धीरे धीरे घटते जा रहा है। उस प्रकार के जंतु कहते हैं विलुप्त प्राय जंतु। जैसे में आपका बाघ, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं आ जाती है, बहुत सारे जीव जंतु है, बाघ, डॉल्फिन, आपका आ गया सांप, बिच्छू, ये सब सारी चीजें विलुप्त प्राय जंतु है जो कि धीरे धीरे अब खत्म होते जा रही है। अब आता है बात डोडो की कहानी पर। आखिर में डोडो की कहानी है क्या? डायनासोर के बारे में तो सिर्फ जानते हैं, लेकिन इनका अध्ययन अभी तक किया नहीं जा चुका है। पहले आते हैं डोडो की कहानी पर, जो कि यहाँ पर है। डोडो के जो अब विलुप्त हो गया, लेकिन आखिर में इसका कहानी है क्या जो कि यह विलुप्त हो गया? डोडो जो है यह मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। कहाँ पर? मॉरिशस द्वीप पर यह पाया जाता था। और मॉरिशस द्वीप पर पाए जाने के साथ साथ यह जो है अधिक ही क्या होता था, स्वादिष्ट जीव होता था। यह उड़ नहीं सकता था, और स्वादिष्ट जीव और उड़ नहीं सकने के कारण इन्हें लोग भोजन के रूप में ग्रहण करने लगे, और स्वादिष्ट होने के कारण इनका उपयोग करने लगे। मॉरिशस द्वीप है जहाँ पर यह रहता था, धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म हो गई। क्यों? तो वे उनका सेवन करने लगे, जिससे कि उनकी आबादी अब खत्म हो गई। यही है मॉरिशस का डोडो, यानी डोडो की कहानी। अब आती है बाघ की बात। आखिर में बाघ है क्या? तो बाघ जंगली जानवर है, तो सबको पता है, राष्ट्रीय पशु भी है। तो बाघ जो है यह प्राचीन समय में 1900 ईस्वी के दशक में 40,000 50,000 इस रूप में रहा करते, लेकिन 2011 तक आते थे मात्र 1772 1972 ऐसे बाघ होने लगे। 1972 मात्र इतना बाघ, इतना कम बाघ। तो इस प्रकार 2011 तक आते तो 1972 बाघ ही रहने लगे। तो इस प्रकार बाघ जो की आबादी जो है कम होने लगी। इसलिए सरकार ने 1972 में, यहाँ से लिखिए, 1972 में सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई, जिसमें कि बाघ को संरक्षित किया गया। बाघ को अब कोई मार नहीं सकता था, यह था प्रोजेक्ट टाइगर। आखिर में बाघ का लोग उपयोग क्यों करते थे मारने के लिए? क्योंकि बाघ जो होता था इसके चमड़े का खाल बिकता था, इसके दांत सब बिकता था, इसके जो पैर वो रहते थे, चमड़ा रहता था, इस सब का सुंदर सजावट के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। तो इस सब के कारण बाघ जो है इनका शिकार अधिक होता था। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना के कारण 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना, जिसमें कि बाघ पर रोक लगा दी गई। और जब 2011 आते आते देखा गया कि यह इसकी आबादी इतनी कम हो गई, तो इसी कारण जिस प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, उसी प्रकार बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया, ताकि इनका क्या हो, इनका संरक्षण हो। अब बात आती है 12वां नंबर सोंस की। आखिर में सोंस क्या है? सोंस जिसको कि आप डॉल्फिन कहते हैं, सोंस जो कि डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो है ये बड़ा ही क्या कहे, बहुत ही बुद्धिमान, क्या तो बुद्धिमान जानवर है, बुद्धिमान। इसका लगाव किसके साथ रहता है? अधिकतर मानवों के साथ रहता है। यह कैसा जीव है? तो यह मांसाहारी जीव है। यह कैसा जीव है? मांसाहारी जीव है। इसका लगाव किसके साथ रहता है? तो इसका लगाव मानव के साथ अधिक रहता है। यह मांसाहारी जीव है। और इसका जो वजन रहता है वो 400 किलो से, इसका जो वजन रहता है वो 400 केजी से 10 टन तक हो सकता है। इसी कारण इसको यानी कि इसको वेल का सगा संबंधी कहते हैं। यह मांसाहारी जीव है। इसका भोजन क्या रहता है? तो छोटे मछली इनका भोजन रहता है। और इनकी जो लंबाई रहती है वो 2 मीटर से लेकर 9.5 मीटर तक इसकी लंबाई रहती है। और इसके शरीर से कई प्रकार के तेल निकलते हैं, औषधि इसका शरीर से निर्माण होता है,
और यह जो इनके बारे में खास जानकारी यह है, यह कैसा जीव है, यह जो है स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव है यह एक ऐसा, यही मात्र एक ऐसा जीव, जलीय जीव है जो स्तनधारी, यानी कि ये बच्चों को जन्म देता है और अपने स्तन से दूध पिलाता है, वही स्तनधारी जीव है। कौन? तो यह है आपका सोंस यानी कि डॉल्फिन। बुद्धिमान है, मांसाहारी, 400 केजी 10 टन टन का इसका वजन रहता है, मांसाहारी जीव है। तो इन सब बातों को जान जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है यह स्तनधारी जीव है, अपने स्वान बच्चों को जन्म देता है और अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाता है। लेकिन इसी कारण औषधि और तेल के कारण जो है इसका उपयोग शिकारी ज़्यादा करता है। ये गंगा नदी में पाया जाता है। इसका काम, ये गंगा नदी को लाभ किस प्रकार पहुंचाता है, तो यह जो है गंगा नदी में जो कूड़े कचरे रहते हैं सबको तली से उठाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। मानवों के साथ उनका लगाव अच्छा रहता है। ये स्वच्छता के काम भी आते हैं, स्वच्छता में भी ये सहायक होते हैं। कौन? यही यानी कि सोंस। ये स्वच्छता में सहायक होते हैं। ये गंगा नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपका? ये गंगा नदी में पाया जाता है। और तेल और औषधि मिलने का, इनके शरीर से क्या निकलता है? शरीर से निकलता है इसका तेल और औषधि। और इन्हीं तेल औषधि के कारण जो है इनका लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और शिकार करने के साथ साथ धीरे धीरे इनकी आबादी अब मात्र 2000 बची गंगा नदी में। अब धीरे आबादी घटने लगी। इसी कारण इसको क्या घोषित कर दिया गया? इसको राष्ट्रीय जलीय जीव इसी कारण घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित कर दिया गया। यह विलुप्त प्राय जंतु है। कैसे जंतु? विलुप्त प्राय, विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ भी और डोडो क्या हो गए? विलुप्त जंतुएं आ गए, यानी कि विलुप्त ही हो गए। अब इनका कोई स्तर ही नहीं है। अब बात आती है जैव विविधता। जैव विविधता में तो सिर्फ आप जान गए आपसी संबंध। जैव विविधता जो है हमारे देश में टोटल 12 जैव विविधता है। कितने? यहाँ से देखिए, पर्यावरण आपसी संबंध, टोटल कितने जैव विविधता है? 12। उसके बाद भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का स्थान 6ठा है। भारत में कितने जैव विविधता वाले क्षेत्र आते हैं? 2। कौन कौन? एक हो गया आपका पूर्वोत्तर भारत, एक पूर्वोत्तर भारत आपका आ जाता है, और एक पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी भारत, यह आपका है। इसी कारण भारत को जैव विविधता में धनी प्रदेश भी कहा जाता है। अब बात आती है प्रवासी पक्षी की, यानी प्रवासी पक्षी है क्या? तो कुछ पक्षियां ऐसे होते हैं जो प्रवास करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका साइबेरिया। साइबेरिया में ठंड रूस में है, जहाँ पर ठंड अधिक पड़ता है। और यहाँ आ जाता है आपका भारत, भरतपुर मान लीजिए, या फिर कावर पक्षी विहार। तो भरतपुर, ये साइबेरिया में जब ज़्यादा ठंड आती है तो ये यहाँ से उड़ते 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 हुए भारत आते हैं। और भारत में आकर ये क्या देते हैं? अंडा देते हैं। अंडा देने के बाद 2-3 महीने तक ये यहाँ पर रहते हैं। और ये जब तक यहाँ पर साइबेरिया में ठंडा खत्म नहीं हो जाती तब तक ये यहीं पर रहते हैं। जैसे में कहाँ रहते हैं? तो कावर पक्षी विहार में एक हो गया आपका कावर पक्षी विहार। कावर पक्षी विहार में ये रहते हैं और यहाँ पे अंडा देने के लिए ये आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। ठंड के समय में ये अंडा देने के लिए आते हैं। ठंड के समय में आते हैं। कब आते हैं? ठंड के समय में आते हैं। साइबेरिया से ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अब बात आती है प्रवासी पक्षी की। यही है प्रवासी पक्षी, तो ये आप जान गए। अब बात आती है रेड डाटा बुक, यानी कि रेड डाटा बुक है क्या? यानी कि जिस प्रकार ये विलुप्त पौधे, विलुप्त जंतु, विलुप्त प्राय जंतु, यानी कि इन तीनों के बारे में जानकारी। आप जैसे कोई भी सौदा करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप सभी को एक कॉपी में नोट करते हैं कि क्या कैसे लिए। तो उनके लिए, उन्हीं सब के लिए ये रेड डाटा बुक है, जो कि रेड कलर का रहता है, लाल कलर कैसा रहता है? इसका लाल रहता है। इसका उपयोग, रेड डाटा बुक जो है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग विलुप्त पौधे, विलुप्त जंतु और विलुप्त प्राय जंतु का नाम इस रेड डाटा बुक में रहता है, लाल कलर का रहता है। ठीक है। अब बात आई सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी है क्या? दिन प्रतिदिन जंगल खत्म होते जा रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही है। आबादी की पूर्ति के लिए, आवास के लिए या भोजन के लिए जंगल की कटाई करते जा रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे यह भी खत्म हो जाएगी कि अब सांस कैसे ले। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ को काटता है तो उसके जगह एक छोटा पेड़ लगाना अनिवार्य है।
ताकि वह पेड़ बढ़े। ऐसे तो लगाना अनिवार्य है 10 पेड़, क्योंकि इसमें तो 9 तो मर ही जाते हैं और बचे एक तो एक हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा होना चाहिए तो कि कम से कम एक तो लगाना ही चाहिए। जो जंगल के किनारे हैं उन्हें तो और अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि उन्हें आवास के लिए और फिर लकड़ी जलावन के लिए लकड़ी मिल सके, आवास के लिए लकड़ी मिल सके, व्यापार भी उनका अच्छा हो, इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया को यानी पर्यावरण का आपसी संबंध ही सामाजिक वानिकी कहलाता है, जिसमें कि हम पेड़ को एक पेड़ काटने के बाद 10 पेड़ लगाना चाहिए या एक पेड़ लगाना अनिवार्य है। ऐसा क्रिया सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि यह ज्ञान दूसरे दोस्तों के साथ पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही रहने दे। थैंक यू।